मैं आपको क्लास 12th की हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ प्राचीन भारत की। उसमें हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया था और अब तक हमने 2 पार्ट बना दिए। आज हम तीसरे पार्ट में बात करेंगे। अब तक हमने उत्तर भारत की बात कर ली है कि उत्तर यानी ऊपर, भारत का ऊपर भाग में कौन कौन से शासक, मतलब मूल्यतः हमने मौर्य साम्राज्य की बात ही की है। मगर उनके ही साथ साथ दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य जैसे सरदारियों का उद्भव हो रहा था। ये समृद्ध भी थे और स्थायी भी थे, यानी इनके पास वो सारी वस्तुएं थी जो एक राजा के पास होना चाहिए। मगर ये थोड़ी सी जगह पर इन्होंने शासन कर रखा था, तमिलनाडु की तरफ, यानी भारत के नीचे भाग की तरफ। प्राचीन भारत, हमें इनके बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है संगम ग्रंथ से। इसी ग्रंथ में 7 वाहन राजाओं का भी जिक्र किया गया है। राजा लंबी दूरी के लिए व्यापार से राजस्व जुटाते थे, यानी जो लोग व्यापार करेंगे उनसे ये कर वसूलते थे और अपना राजस्व इकट्ठा करते थे ताकि ये अपनी सेना और नगर में स्थायी बने रह सके और समृद्धि की स्थापना कर सकें। फिर मैं आपको कल से बता रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कल हमने उत्तर भारत की बात हमने 2 पार्ट में की है, मगर दक्षिण की शुरुआत हुई है यहाँ से, दक्षिण के राजा और सरदार। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको कल ही बता दिया था, सरदार और सरदारी। सरदार एक ताकतवर व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत हो सकता था और नहीं भी। ये मैंने आपको कल बता दिया था किस तरीके से। और अगर ये वंशानुगत होता था, यानी बेटा यानी दादा, फिर उनके बेटा, फिर उनके बेटे का बेटा, इस तरीके से चलता आ रहा है, तो इनको समर्थन ही इनका खानदान करता होगा। तो इसी उससे मैंने आपको बताया था कि इनका समर्थक उसके खानदान के लोगों का ही होता था। सरदार के कार्य कौन कौन से होते थे? एक तो वो अनुष्ठान यानी पूजा पाठ का सारा इंतजाम, सारा संचालन उसके ही द्वारा किया जाता था। युद्ध के समय नेतृत्व करना, वो युद्धों का नेतृत्व करता था, एवं विवादों को सुलझाना। अगर किसी व्यक्ति के बीच में जमीनी विवाद है या फिर कोई और विवाद है, तो उसका सुलझाने का काम, उनमें मध्यस्थता करवाने की भूमिका हमारे सरदार निभाते थे। ये दक्षिण भारत की बात कर रहा हूँ। अब दक्षिणी भारत में देवी का राजा, यानी राजाओं को देवी या तो उनके बराबर का मान लिया जाता था। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था, क्योंकि दक्षिण भारत में देवी देवताओं की बहुत ही ज्यादा पूजा की जाती थी। वहां पर दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा मंदिर है। वे ये इसलिए करवाते थे क्योंकि उनका जुड़ाव देवी देवताओं से ज्यादा था। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास मठ के एक देव स्तर पर कुषण, ये एक शासक थे, ने एक विशाल कार्य मूर्ति का निर्माण करवाया। यानी मथुरा में एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई कुषण राजा ने। अफगानिस्तान से भी ऐसा ही किया। इन मूर्तियों के माध्यम से राजा खुद को देवतुल्य पेश करते थे, यानी देवी देवताओं के समान। राजा की छवि जनता के बीच में किस प्रकार थी? पहली बात,
जो भी अभिलेख या जो जिस तरीके के भी हमें कुछ भी मिलती है, बातें प्राप्त होती हैं, उनमें जनताओं का जिक्र कम होता है। उसमें या तो राजाओं का या फिर उसके विचारों का ही होता है, जो उस चीज को लिख रहा है, यानी जो अभिलेख को लिख रहा है उसकी बातों का ही पता चलता है। जातक कथाएं एवं पंचतंत्र जैसे ग्रंथों के द्वारा ही इतिहासकारों ने इस बात का प्रयास लगाने की कोशिश की है। आपने सुनी होगी, जैसे कई कहानियां हैं, पंचतंत्र की कहानियां हैं, ये वैसे ही आप सिर्फ उसके द्वारा उस जगह के बारे में सोच सकते हो, और इसके अलावा कोई भी हमारे पास साधन नहीं है कि हम 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक हम कुछ पता लगा सकें जनता के बारे में। ये कहानी मौखिक थी, फिर बाद में इन्हें पाली भाषा में लिखा गया। जैसे जैसे हिंदी भाषा का उद्भव हुआ, उसी उद्भव में एक पाली भी आती है, हिंदी भाषा, यानी संस्कृत से हिंदी बनने के सफर में एक स्थान आता है पाली का। उस भाषा में इन कहानियों को लिखा गया, यानी जो पंचतंत्र और जातक कथाएं, इन्हें इसी तरीके से लिखा गया पाली भाषा में। गणतिंदु जातक कहानी, ये एक पाली भाषा में लिखी गई कहानी थी। इसमें गौतम बुद्ध को एक साधारण वेश में दिखाया गया। ये एक जातक कहानी है। इसमें हमें प्रजा के दुख के बारे में बताया गया है। ये यहाँ तक हमने जो सी देखी, ये राजा की छवि के बारे में बताया। जनता के बीच में राजा की छवि हम किन से पता कर सकते हैं? अब हम पढ़ते हैं इस किताब का एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपज बढ़ाने वाले कौन कौन से तरीके थे? सबसे इसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी में डाल देना अपनी। उपज बढ़ाने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, लोहे की फाल का प्रयोग किया गया, वह भी उपज बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। यानी हल, पहले तो इन्होंने हल का प्रयोग किया, अगर हल के आगे फिर इन्होंने एक छोटा लोहे का वैसा लगा दिया, इस तरीके से ये हल का यहाँ पर एक लोहे का वो लगा देते थे, ताकि वो मट्टी में पत्थर वत्थर अगर कुछ आए बीच में तो उसे वो वहां से हटा दे, लोहे की फाल, वरना तो लकड़ियां टूट जाती हैं। फसल को बढ़ाने के लिए कृषक समुदाय ने मिलकर सिंचाई के लिए नए नए साधनों को बनाना शुरू कर दिया था। इस समय फसलों की उपज बढ़ाने के लिए कई जगह पर तालाब, कुएं एवं नहरों जैसी सिंचाई साधनों को बनाया गया, जो कि उपज बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। यानी जैसे आपने इसे मैं फिर दोबारा हड़प्पा के साथ, ताकि आप रिवाइज हो सके आपका, हड़प्पा सभ्यता में भी फसल कृषि के लिए नहरें, कुएं और तालाबों का निर्माण किया गया था। यही भी बहुत ही सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन थी। उसमें एक महत्वपूर्ण शब्द है विशाल नाम से, आपको उसे कमेंट करके बताना। विशाल शब्द के साथ एक वर्ड और आता है, वो क्या है? वो दुर्ग में स्थित है, आपको मैं ये भी बता देता हूँ। अब हम कुछ पढ़ते हैं ग्रामीण समाज में भिन्नताएं, यानी किसी प्रकार की भिन्नताएं थी। उपज बढ़ाने का लाभ सबको नहीं मिलता था, यानी प्रत्येक व्यक्ति एक समान नहीं था। अमीर वर्ग, उस समय जमींदार वर्ग भी था और एक बेचारा गरीब वर्ग भी था। यानी उन सबको, जो अमीर होगा उसकी ज़्यादा चलती होगी और वो ज़्यादा ताकतवर होगा, और कुछ छोटे किसान होंगे और कुछ बहुत ही ज़्यादा, यानी जिनके पास कुछ भी नहीं होगा, वो सिर्फ दिहाड़ी के लिए काम करते होंगे या फिर खाने के लिए सिर्फ कुछ एक वक्त या 2 वक्त के खाने के लिए करते होंगे, उनकी बात कर रहे हैं। भूमिहीन किसान भी थे, मैंने आपको बताया इसमें भूमिहीन किसान भी थे। बड़े जमींदार, ग्राम या प्रधान ताकतवर होते थे,
यानी बड़े जमींदार और प्रधान दोनों ताकतवर होते थे, जबकि छोटे किसान कमजोर वर्ग में आते थे, कमजोर वर्ग होता था। प्रधान का पद अक्सर वंशानुगत होता था, यानी जो प्रधान बनता था, मैंने जैसे कि आपको बताया, दादा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरीके से चल रही थी। सिक्के और राजा, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है, फिर एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सिक्के का चलन से व्यापार बहुत आसान हो गया। जैसे कि आप देखोगे पहले ऐसा करते थे, अगर किसी के पास गन्ना है, अगर उसे गेहूं चाहिए तो वो गेहूं का आदान प्रदान कर देते थे, जिसे हम वस्तु विनिमय कहते थे। फिर अगर किसी को चावल की जरूरत होती थी और किसी को आटे की, तो वो दोनों अपने आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। इस तरीके से ये कभी कभी तो बहुत अच्छा था ये सिस्टम, और कभी कभी अगर एक बंदे को वो चीज़ ना चाहिए हो, तब क्या करें, मगर उसे बहुत आवश्यकता है, तो वो क्या करे, तो इसलिए सिक्कों का चलन शुरू हो गया। सिक्के अधिकतर तांबे और चांदी के बनाए जाते थे, और यही सिक्के हमें खुदाई के दौरान मिले। कुछ सिक्कों पर कुछ प्रतीक चिन्ह भी बनाए गए थे। ये सिक्के राजाओं के द्वारा जारी किए जाते थे। जैसे आप अभी देखो कि इंडियन करेंसी कौन वो करता है, जारी कौन करता है? इंडियन करेंसी या तो भारतीय वित्त मंत्रालय करता है, या फिर आरबीआई के गवर्नर करते हैं। शासकों की प्रतिमा तथा नाम के साथ सबसे पहले सिक्के यूनानी शासकों ने चलाए थे। यानी पहले ऊपर उनका एक सिक्का होता था, ऊपर राजा का मुंह होता था, नीचे उसके नीचे उनके नाम लिखवा देते थे। ये सबसे पहले यूनानी में, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजा ने चलाए। ठीक है, ये हम कुषाण के बारे में पहले बात कर चुके हैं, ये दक्षिण भारत के हैं। सोने के सबसे सुंदर सिक्के, सबसे आकर्षित या सोने के सबसे सुंदर सिक्के गुप्ता शासकों ने चलाए, यानी चंद्रगुप्त पहले, समुद्रगुप्त, इन सब ने। मूल्यांकन वस्तु के लिए विनिमय में सोने के सिक्के का प्रयोग किया जाता था, यानी किसी वस्तु को खरीदने के लिए वे समानतः सोने के सिक्कों का प्रयोग करने लगे। दक्षिण भारत में बड़ी तादाद में रोमन के सिक्के मिले हैं, यानी उनका रोमन के साथ कनेक्शन था, वे अपनी वस्तुओं का विनिमय रोमन साम्राज्य से करते थे। अभिलेखों की सीमाएं, इसे आप सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकंड चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अभिलेखों की साथीय सीमाएं, यानी उसे समझने में क्या क्या सीमाएं आ जाती हैं, मतलब उसके हमें ये आपने देखा अभिलेख मिलते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो सीमाएं आती होंगी, समझने में कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आती होंगी। अब हम उन्हें समझते हैं। हल्के ढंग से उत्कीर्ण अक्षर, यानी कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो उन्होंने, जैसे आपने देखो पत्थर लिया है, पत्थर के ऊपर आपने छैली और हथौड़े से लिखना शुरू करा, और कुछ वर्ड हल्के हुए तो और वे समय के साथ साथ मिटते चले गए। इस तरीके से हमें उस पूरे के पूरे संवाद का अच्छे से हमें किसी भी उसे समझने में मुश्किल आएगी, उसे पढ़ने में मुश्किल आएगी। कुछ अभिलेखों में अक्षर हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए गए थे, जिन्हें हमें समझने में मुश्किलें आई। कुछ अभिलेखों पर अक्षर लुप्त हो गए, यानी गायब हो गए। जब हल्के उससे करे गए हैं तो भाई कुछ तो गायब हो जाएगा, तो उससे हमें उस अभिलेख का पूरा वास्तविक अर्थ निकालने में बहुत मुश्किल आई। कुछ अभिलेख नष्ट हो गए, यानी कुछ तो खत्म ही हो गए, बिल्कुल मट्टी के ऊपर लिखे जाते थे, टूट गए और नष्ट हो गए पूरी तरीके से। और कुछ अभिलेखों के लुप्त हो चुके हैं, जिनकी वजह से उन्हें पढ़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वास्तविक अर्थ समझने में कठिनाइयाँ,
कुछ अभिलेखों में शब्द के वास्तविक अर्थ को समझ पाना पूर्ण रूप से संभव नहीं है, जिसके कारण कठिनाई उत्पन्न होती है। यानी ये आपको पॉइंट एक एक साथ लेकर चलोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसमें अगर आप हल्के उससे लिखोगे तो अक्षर मिट जाएंगे, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, कुछ टूट जाते होंगे तो वो प्रॉब्लम आई। मगर जब ये दोनों ही चीज़ एक साथ हो जाए, लगा लो कुछ हल्का सा वहाँ से टूट गया और कुछ हल्के थे, तो फिर हम उसका वास्तविक अर्थ नहीं निकाल सकते और ये पूर्ण रूप से संभव नहीं होता कि और यही कठिनाई इसके सामने उत्पन्न होती है वास्तविक अर्थ समझने में। कुछ अभिलेखों में शब्दों के वास्तविक अर्थ को समझ पाना पूर्ण रूप से संभव नहीं होता, जिसके कारण कठिनाई उत्पन्न होती है। अब हम देखते हैं, अभिलेखों में दैनिक जीवन के कार्यों का लिखे हुए नहीं होते हैं। यानी उसमें सिर्फ कुछ विशेष बातें लिखी होती हैं, उसमें प्रत्येक दिन या दैनिक कार्य का लेख नहीं होता। उसमें या तो उस राजा या जो वो राजा लिखवा रहा है उसके बारे में होगा, या फिर वो मुख्य व्यक्ति जो उसे लिख रहा है उसके विचार होंगे। इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होगा। उसमें ना किसी आम आदमी का जिक्र होगा या ना उस राजा के दैनिक जीवन का जिक्र होगा। उसमें सिर्फ वो महत्वपूर्ण पलों को ही लिखवाना चाहेगा। अभिलेखों में केवल राजा महाराजा की और मुख्य बातें लिखी हुई होती हैं, जिनमें हमें दैनिक जीवन के आम लोगों के बारे में, दैनिक कामों के बारे में पता नहीं चलता। अभिलेख बनाने वाले के विचार। अभिलेख को देखकर यह पता चलता है कि जिसने यह अभिलेख बनवाया या बनाया उसका विचार किस प्रकार से थे। बस ये आपको यहाँ तक ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखना है। अब मैं आपको इसके जो सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और मैं आपको वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, मगर ये आपको प्रैक्टिस करनी है। एक तो है अभिलेखों की साक्ष्य सीमाएं, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण समाज में भिन्नता, आप इसे ट्राई कर लेना। 6वीं ईस्वी पूर्व में उपज बढ़ाने के तरीके, ये आपको लिखना है जरूर। सरदार और सरदारी, ये तो आपको लिखना ही है। यानी आपको भी पहला, तीसरा और चौथे पे ज़्यादा ध्यान देना है। धर्म की विशेषताएं एवं उनके प्रचार के लिए किए गए काम, ये भी महत्वपूर्ण है। मैग्नेथिस के द्वारा सेना व्यवस्था, ये भी महत्वपूर्ण है। मगध, ये भी महत्वपूर्ण है। और भूमिदान नहीं, और ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि। यानी आपको सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सा करना है? आपको पहला करना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां और 9वां, ये आपको करके रखने होंगे। ठीक है, यहीं आज हमारा पूरा ये सेकंड चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। मैं कुछ मैप आपको दिखा दूंगा, अभी थोड़ी देर में दिखा रहा हूँ, तो आप उन्हें देख लेना। उसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको दक्षिण भारत में 2 मैप मिलेंगे। एक में मैंने दक्षिण भारत की बात कर दी है पूरी, और एक में मैंने मौर्य साम्राज्य से संबंधित और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ स्थानों के बारे में बात की है। बस, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। वरना तो मैं आपको ऐसा करता हूँ, मैं PDF में ही लगा देता हूँ और आप देख लेना। ठीक है, ओके, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।